नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स की एपिसोड नंबर 3 में। आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं, क्यों क्या कहते हैं हमारे को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पर आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, एचडीएफसी बैंक। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम इसका बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका बिजनेस ओवरव्यू क्या कहता है। इसके नाम है रीड मोड्स के सेक्शन में। आप इसमें देखेंगे कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो इसका 18.9% का, क्या मतलब लगभग 19% का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज आपको 12 से 15% देखने को मिलता है। तो 18% आपको ये ठीक ठाक कह सकते हैं आप इसको। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 4.2% का, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करंट में 2 से 3% का चल रहा है। और यूएस का आप पिछले 20 सालों को डाटा देखें तो उनका एवरेज भी 3.5 के आसपास आता है। अगर आपको उससे ज़्यादा, अगर आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में अगर आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। ग्रोस एनपीए इनमें 1.7% का और नेट एनपीए 0.32% का है। एनपीए क्या होता है? एनपीए जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जैसे इनका कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही है वो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाएंगे। और ये आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको जितना कम देखने को मिलेगा वो उस कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट रेशियो इनका 48% का है। आपको कासा रेशियो आपको जितने ज्यादा हाई देखने को मिलेगा वो आपके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि करंट अकाउंट जितने ज्यादा रहेंगे इनको उतना ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को। और सेविंग अकाउंट में जैसे आप सभी को पता है कि सेविंग अकाउंट्स में बैंकिंग सेक्टर को लोन को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी सर्विस नहीं देनी पड़ती। तो उनके रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी आपको उनको थोड़ी सी इसमें हेल्प होती है, आपको अगर कासा हाई देखने को मिलता है तो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका 38.3% है। तो मतलब ये आपको ठीक ठाक कह सकते हैं आप एवरेज के हिसाब से। तो ये तो हो गए इनके कुछ की रेशियो। आइए एक बार हम इनका रेवेन्यू सोर्स देखते हैं, इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें 14% इनका ट्रेजरी सेगमेंट से आता है। ट्रेजरी सेगमेंट बैंकिंग सेक्टर का वो पार्ट होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आपको अगर 40% रेवेन्यू से जनरेट होता हो दिख रहा है तो आपको बैलेंस कह सकते हैं। मतलब ना कंपनी ज्यादा रिस्क ले रही है, ना ही कम रिस्क और ना ही बहुत कम रिस्क लेके अपने प्रॉफिट को कम कर रही है, तो आप इसको बैलेंस कह सकते हैं। रिटेल बैंकिंग में आपका 46% का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। रिटेल बैंकिंग में जैसे जो पर्सनल लोन हो गया, मोटर व्हीकल लोन हो गया, फिर होम लोन हो गए, वो आते हैं रिटेल बैंकिंग में। होलसेल बैंकिंग में जैसे बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो गए, बड़ी कंपनीज होगी, उनको जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो आते हैं होलसेल बैंकिंग में। और जो इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशन हो गए, जैसे चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, इनसे ये 13% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और इनका मैक्सिमम जो उतना भी रेवेन्यू आता है और जितना भी प्रॉफिट आता है वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया इंडिया से आता है, और केवल 1% ये इंटरनेशनली ऑपरेट करके रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। और ये लोन मिक्स आप देखेंगे, लोन मिक्स में जैसे वो हो गया रिटेल सेक्टर में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रिटेल लोन में वो आगे होम होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सब आगे। सीआरबी में आपके लघु उद्योग है, जैसे छोटे एमएसएमई या फिर छोटी कंपनीज होती हैं रूरल एरिया में, वहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं वो आगे सीआरबी में। और होलसेल में हमने पहले बताया था कि कॉर्पोरेट, जितने बड़े कॉर्पोरेट होते हैं उनको जो लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं वो होलसेल के सेक्शन में आते हैं। आप इसमें देखेंगे 70 मिलियन से ज्यादा एक्टिव कस्टमर है और उनके 6,500 से ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हैं भारत में। बैंकिंग आउटलेट इनके 21,000 से ज्यादा है, मतलब जैसे एटीएम उटीएम को काउंट करके इनके टोटल 21,000 से ज़्यादा बैंकिंग अकाउंट रेट है। तो ये तो गैस का कुछ बिजनेस ओवरव्यू आई, हम इसके फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पे 18 का है, इंडस्ट्री भी 12 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ग्राम नंबर इसका 1101 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 1637 है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। डिविडेंड यील्ड इसमें 1.19% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी लगातार प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। डेप्ट टू इक्विटी 6.81 का है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपको जनरली हाई डेप्ट देखने को मिलेगा, तो सेक्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो आप देखें तो नेट कैश फ्लो भी इसमें पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनमें 17% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 7.7% का। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका काफी कम है एज कम्पेयर टू मार्केट। पेट्रोस की स्कोर 5 का है, तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठे। फेस वैल्यू एक किया, मतलब फ्यूचर में आपको किसी प्रकार को स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। और 5 साल का आप इसमें रिटर्न इक्विटी देखें तो आपको ये 16.8% का देखिएगा, जो कि आप
ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब आपको अच्छा खासी रिटर्न दिखा रहा है लंबे समय से। और 5 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड देखेंगे तो आप 6.67 का है, तो मतलब आप ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं, इसका प्राइस क्या कह रहा है। करंट में देखेंगे तो इसका प्राइस में 1637 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 50 डीएमएस में 1619 का है, और 200 डीएमए इसका 1571 का। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देखते हैं डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो ये तो गैस का प्राइस चार्ट। आइए एक बार हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के, वो क्या कहते हैं। इसके नाम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे आपको इसके सोल्स में आपको लगातार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2013 में 35,000 करोड़, फिर 42,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, फिर 63,000 करोड़, फिर 73,000 करोड़, फिर 85,000 करोड़, फिर 2019 में आपको 1,05,000 करोड़, फिर 2020 में इन्होंने 1,22,000 करोड़ की सेल करी है, और 2021 में 1,28,000 करोड़ की, और 2022 में 1,35,000 करोड़ की, और वापिस 2023 में 1,70,000 करोड़ की सेल करी है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिकॉर्ड सबसे हाई 2,83,649 करोड़ की हाईएस्ट सेल करी है। ये तो हो गया इसका रेवेन्यू। आप एक बार जब इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको इसके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2017 में 15,000 करोड़ का, फिर 2018 में 18,000 करोड़ का, फिर 2019 में 22,000 करोड़ का, फिर 2020 में 27,000 करोड़ का, फिर 2021 में 31,000 करोड़ का, फिर 2022 में 38,000 करोड़ का, फिर 2023 में 46,000 करोड़ का, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 65,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर आपको कोई कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू में और अपने प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दिखा रही है तो आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको भविष्य में भी आपको अच्छे खास रिटर्न दिखाने की क्षमता रख सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं वो क्या कहता है। इसके नाम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जीरो देखने को मिलेगी। एफ आई इसमें 47% है, डी आई इसमें 35% का, मात्र 0.18% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, और मात्र 17.44% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें टोटल देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 82% की इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी, और मात्र 17.4% की पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें प्रमोटर ना के बराबर है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रमोटर की संख्या जीरो देखना एक नॉर्मल बात है, तो आप उसके लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कंपनी में अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के भी निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देखें कि वो क्या कहता है। तो एक बार हम इसका निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट क्या कह रहा है। आप निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो आप ये देखेंगे कि करंट में ये पिछले प्रीवियस हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 25,084 के आसपास, करंट में 25,052 के आसपास ट्रेड करना हुआ दिख रहा है मेरे को। अगर आप कोई थोड़े और 1-2 सप्ताह अगर आपको इसी प्राइस एक्शन के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ दिखा तो फुल रैली मार्केट में कंटिन्यू रहेगी, आपको स्टॉक सारे और थर्ड भगते हुए दिखेंगे। ये तो हो गया निफ्टी 50 की बात। एक बार आते हैं हम स्टॉक के चार्ट पे आते हैं। स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है। जब आप इसका स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो ये वीकली चार्ट आप इसमें देखेंगे स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने किसी प्रकार ना कोई ब्रेकआउट दिया ना कोई ब्रोक डाउन की दिया है। तो अपने ये 1700 से लेकर 1300 की रेंज में ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। एक बार इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 1695 पे, और सेकंड रेजिस्टेंस जो कि इसका ऑल टाइम हाई है लगभग लगभग 1822 पे आता है। और करंट ट्रेडिंग प्राइस इसका 1637 है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 8% की गिरावट पे। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 1397 के आसपास, सेकंड सपोर्ट आता है इसका 1270 के आसपास, और थर्ड और लास्ट सपोर्ट आता है इसका 1018 के आसपास, जहाँ पे इसका ग्राम नंबर भी है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट। जब आप इसका आर साइज देखें तो इसका आर सी करंट में 58-59 के आसपास शो हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोट जोन में आपको आने वाले समय में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी। ये तो हो गया इसका आरएसआई। लेकिन जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखें तो आपको इसका ऑसम ऑसिलेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोट जोन में है, आने वाले समय में आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए एक बार मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं। इसका मार्केट सेंटीमेंट पिछले ट्रेडिंग सेशंस का वो क्या कह रहा है। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे HDFC बैंक, और स्टॉक सर्च करने के बाद एक बार हम इसका एक 3 मंथ का डाटा खोल लेते हैं। इसका 3 मंथ का डाटा क्या कह रहा है। जब आप इसका 3 मंथ का डाटा खोलेंगे तब इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी में ट्रेड होती हुई दिख रही है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में 63%, 61%, 70%, 70%, फिर 64%,
फिर 61%, फिर 45%, 55%, 50%, 52%, 55%, 70%, 54%, 57%, 58%, 56%, 65%, 61%, 62%, 56%, 58%। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोज में पहले ही बात की है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक की टोटल ट्रेड में अगर आपको डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ज्यादा देखने को मिल रहा है लगातार, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फ्यूचर के लिए बुलिश है, आपको ये आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। तो आप इसमें किसी भी गिरावट पर एंट्री लेने का देख सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। तो ये तो हो गया कुछ इसका कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटिमेंट्स की क्या कह रहे हैं। एक बार आते हैं देखते हैं मार्केट में कुछ एंट्री लेनी है तो वो कैसे लेंगे। इसके अलावा वापिस आते हैं एक बार चार्ट पे। तो अगर मेरे को कोई स्टॉक में अगर पर्सनली कोई एंट्री लेनी है तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 40-40 और 20 के रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 40% कैपिटल के साथ लगभग लगभग 1397 या 1400 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग लगभग 20% की गिरावट पे है। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी रिमेनिंग 40% कैपिटल के साथ लगभग लगभग 1270 के आसपास। और थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी इसमें लगभग लगभग 1020 के भाव के आसपास, जो 20% कैपिटल के साथ, जो किसी इसके ऑल टाइम ऐसे लगभग लगभग 42% की गिरावट पे है। और जैसा कि हमने पहले ही बात की है, अगर आपको किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 20-25% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, तो गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च से आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।